एएफ उर्दू स्टोरीज़ के देखने वालों अस्सलामुअलैकुम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। खालदा की शादी को 6 माह का अरसा गुजर चुका था। एक रात उसका शौहर मुख्तार रात को देर से घर आया तो खालदा ने देखा कि मुख्तार नशे में थे और उनके बालों में गुलाब के फूलों की चंद मुरझाई हुई पत्तियां थीं। खालदा ने मुख्तार से पूछा, आप कहाँ से आए हैं ऐसी हालत में? मुख्तार को खालदा का पूछना बुरा लगा और उसने उसको धक्का दे दिया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। खालदा ने कहा कि मुझे लगता है आप किसी फूलों भरे बिस्तर से उठकर आए हैं, मगर मुख्तार ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गया। खालदा रात भर रोती रही। सुबह उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मुख्तार ने उससे कोई बात नहीं की, ना ही ये देखा कि उसकी आंखें रात भर रोने से सूजी हुई हैं। खालदा इस बात से बहुत दुखी थी। उसका देवर मुख्तार के बारे में कुछ पूछने उसके कमरे में आया तो उसने उसकी सूजी आंखें देखकर पूछा, भाभी क्या आप रोई हैं? खालदा तो वैसे ही बहुत दुखी थी। उसने यूं नरमी से देवर को पूछते देखा तो वो रो पड़ी और मुख्तार के बारे में सब कुछ बाई को बता दिया। खालदा के देवर ने उसे हौसला दिया और कहा, मैं आपको बाई के इस मामले की खोज लगाकर ज़रूर बता दूंगा कि वो कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। देवर ने आखिरकार मामले की खोज लगा ली कि उसका बाई कहाँ जाता है और क्या करता है। बात दरअसल ये थी कि मुख्तार एक दौलतमंद आदमी था और वो किसी बाजारी औरत के इश्क में पड़ गया था और वो उसी से शादी करना चाहता था। मगर मुख्तार की माँ एक बाजारी औरत को अपनी बहू बनाने के लिए बिल्कुल राज़ी ना थी। उन्होंने मुख्तार की शादी अपने एक कज़न की बेटी खालदा से कर दी। खालदा एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। मुख्तार की माँ तो खुश थी कि वो अपनी पसंद की लड़की को बहू बनाकर ले आई हैं, मगर मुख्तार शादी से खुश नहीं था। खालदा को जब उसके देवर ने बाई के मुतल्लिक सारी तफसील बता दी और लड़की का नाम भी बता दिया तो खालदा ने अपने शौहर से बात की। खालदा ने मुख्तार से कहा, मैं जानती हूँ कि आप गुलनाज नामी बाजारी औरत के इश्क में गिरफ़्तार हैं और अगर आपको उससे इतनी ही मोहब्बत थी तो आप मुझसे शादी ना करते। अब मैं उम्मीद से हूँ और चाहती हूँ कि आप अपने कदम इस गंद खाने की तरफ जाने से रोक लें। ये हमारे आने वाले बच्चे के लिए अच्छी बात नहीं होगी और एक शरीफ ज़ादी और बाजारी औरत का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी बीवी ही आपके प्यार की मुस्तहिक है। मुख्तार ने सारी बात सुनने के बाद कहा, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, मगर अम्मी ने मुझे इस शादी के लिए मजबूर किया था और तुमने तो वादा किया था कि मुझे मेरी बुराइयों के साथ अपनाओगी। खालदा ने कहा, आप बस उस जगह जाना छोड़ दें, बाकी आपकी सब बुराइयां कबूल हैं। मुख्तार ने कहा कि मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ, मगर वहाँ जाना नहीं छोड़ सकता, और तुम जो इतनी शरीफ ज़ादी हो तो तुम्हें उस बाज़ार से मुतल्लिक कितनी सब बातें कैसे पता हैं? खालदा इस सवाल पर खामोश हो गई क्योंकि उसके देवर ने उसे कहा था कि भाभी बाई को मेरा नाम नहीं बताना, कि यह सब मालूमात मैंने आपको दी हैं, वरना बाई बहुत जालिम हैं, मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुख्तार कितना जालिम है, इस बात का अंदाज़ा तब हुआ कि जब उसने छोटे भाई से कहा कि इसको इसके बाप के घर छोड़ आओ। खालदा की सास और देवर समझे कि वक्ती गुस्सा है, चंद दिनों में ठीक हो जाएगा तो बुला लेगा बीवी को, मगर ऐसा ना हुआ। मुख्तार तो खालदा से जान छुड़ाने का बहाना ढूंढ रहा था। वो ना खुद बीवी को लेने गया और घर वालों को भी मना कर दिया कि खबरदार, अगर कोई उसे लाया तो वो उसे भी घर से निकाल देगा। खालदा के बाप पर तो क़यामत टूट पड़ी और जब वो मुख्तार से बात करने आए तो उसने ससुर को भी ये कहकर दुदकार दिया कि वो ऐसी औरत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते जिसको उस बाज़ार के बारे में इतनी मालूमात हों कि वो उनके नाम तक भी जानती हो। आखिर मुख्तार ने खालदा को तलाक दे दी, लेकिन खालदा ने देवर का नाम नहीं लिया। खालदा का देवर इशफाक FSC का तालिब इल्म था और अपने भाई के टुकड़ों पर पल रहा था। उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाता और ख़ुद इशफाक ने भी इतना कुछ हो जाने के बाद भी भाई को सच बताने की हिम्मत नहीं की। खालदा ने एक बेटी को जन्म दिया, मगर मुख्तार ने एक बार भी बेटी की शक्ल नहीं देखी। जब मुख्तार की माँ का इंतकाल हो गया तो उसने उस बाजारी औरत से शादी कर ली
2 साल के बाद खालदा के बाप ने उसकी भी शादी एक गरीब मगर नेक इंसान से करा दी, जिसने सारी हकीकत जानते हुए खालदा और उसकी बेटी को दिल से कबूल किया और एक सगे बाप की तरह बेटी की तरबियत की। उसने कभी उसको ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उसका सगा बाप नहीं है। खालदा की बेटी राबिया 16 साल की थी जब उसके बाप ने उसकी शादी अपने भांजे से कर दी और 1 साल के बाद उसका इंतकाल हो गया। राबिया की सास अपनी भाभी यानी खालदा से बहुत जलती थी। भाई की ज़िंदगी में तो वो कुछ ना कर सकी, मगर उसके इंतकाल के बाद उसने अपने पर निकाल लिए। उसने राबिया पर सख्ती से पाबंदी लगा दी थी कि ना वो माँ से मिलने जाएगी और ना खालदा उससे मिलने आ सकती है। राबिया माँ से मिलने उसकी वफ़ात पर ही गई। राबिया का अब शोहर के अलावा और कोई नहीं था और उसका शोहर भी बहुत नेक इंसान था, मगर राबिया की नंद अच्छे किरदार की लड़की नहीं थी। राबिया की सास सारा दिन मोहल्ले में फिरती थी और उसकी बेटी मोहल्ले के एक लड़के को घर में बुलाकर उससे बातें करती रहती थी। राबिया ने ये बात घर में किसी को नहीं बताई थी। उसे डर था कि अगर उसने मुंह खोला तो उसका जीना दोबर हो जाएगा। उसने सोचा जो जैसा करता है वैसा बरता है, मगर सच तो ये है कि अक्सर बुराई करने वाला तो बच जाता है मगर छुपाने वाला फंस जाता है। एक रोज़ दोपहर का वक्त था। राबिया किचन में खाना बना रही थी कि उसकी नंद बागी आई कि भाभी मुझे छुपा दो, अब्बा और भाई आ गए हैं। राबिया ने उसे अपने कमरे में छुपा दिया और वो खुद बैठक की तरफ गई तो देखा कि उसका शोहर और ससुर एक लड़के को मिलकर मार रहे हैं। वो ये नज़ारा देखकर खौफजदा हो गई। ससुर और शोहर ने अब राबिया की तरफ रुख किया और पूछा कि तुम सारा दिन घर पर होती हो, तुम्हें नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है और तुमने कहाँ छुपाया है किरण को। वो राबिया के कमरे में अलमारी के पीछे छुपी हुई थी। उन्होंने उसे ढूंढ निकाला और घसीटते हुए बाहर लाए और पूछा कि तुझे यहाँ किसने छुपाया है। किरण ने हाथ का इशारा राबिया की तरफ किया। अब तो वो सब राबिया पर बरस पड़े कि तुम्हें सब पता था, तुमने नहीं बताया। सास ने भी कहा कि और किसी को ना बताती, मुझे तो बता देती, मेरी बच्ची को ख़राब करने में इसका हाथ है। सास ने राबिया को घर से निकलवा दिया। राबिया ने बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे घर से ना निकलवाओ, मैं अब कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। राबिया जैसे कैसे करके अपने मामू के यहाँ लाहौर चली गई, मगर जब मुमानी ने उसकी कहानी सुनी तो कहने लगी 2-4 दिन की बात होती तो इंसान बर्दाश्त भी कर लेता है, मगर यहाँ तो उम्र भर की बात थी, कौन भरेगा सारी उम्र। शरीफ ज़ादी होती तो ऐसे कौन निकालता। ज़रूर कोई बात तो देखी होगी उन्होंने जो घर से निकाला है। अपने बाप के पास चली जाओ, मुझे अपनी माँ के सगे भाई से ये उम्मीद नहीं थी। मैंने मामू से कहा आप जाकर मेरे ससुर और शोहर से बात करें, जब तक मैं यहाँ ही रहूँगी। मगर मुमानी ने कहा अपने बाप के घर क्यों नहीं जाती। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। तब मामू ने कहा कि आओ मैं उसके घर तुम्हें छोड़ आता हूँ और मुझे मेरे बाप के दरवाजे पर छोड़कर ऐसे भागे जैसे जान छुड़ाना चाहते हो मुझसे। दुनिया का पता तो बाहर निकलने से चलता है। मैंने सोचा था कि बाप तो बाप होता है, वो किसी के लिए कितना भी जालिम हो, मगर उसके दिल में औलाद की मोहब्बत तो होती ही है। घर में दाखिल हुई तो सामने सुतेली माँ बैठी थी। पूछने लगी कौन हो। मैंने अपना नाम बताया कि मैं खालदा और मुख्तार की बेटी हूँ, जिसको मेरे बाप ने तलाक दे दी थी। कहने लगी कि क्या जायदाद में हिस्सा लेने आई हो। मैंने कहा नहीं। इतने में मेरा बाप भी साथ के कमरे से निकल आया। बाहर आकर पूछने लगा कि कौन है। मैंने कहा बाबा जान, आप मुझे कैसे पहचानेंगे, आपने तो कभी मुझे देखा भी नहीं। वो कहने लगे मुझे क्या पता कि तुम मेरी औलाद हो भी कि नहीं, जब मुझे यही नहीं पता तो मैं कैसे आता देखने। उनकी ये बात मेरे दिल पर लगी कि वो अपनी ही औलाद को पहचान नहीं पा रहे हैं। उन्होंने मेरे आने की वजह पूछी तो मैंने मुख्तसर सारी बात बता दी। सुतेली माँ ने कहा आज की रात रह लो यहाँ, कल तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दूंगी। वो रात मैंने अपने ही बाप के घर अजनबियों की तरह गुजारी। सुबह मेरे उठने से पहले ही मेरा बाप चला गया था। सुतेली माँ के पास एक बूढ़ी औरत आई और उसने कहा कि कहाँ है वो लड़की जिसको तुम रखना नहीं चाह रही हो अपने घर में। सुतेली माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम इनके साथ चली जाओ, ये रखेंगी तुम्हें अपने घर में। मैं और तुम्हारा बाप तुम्हें देखने के लिए आते जाते रहेंगे।
तुम इनकी खिदमत करना। उस बूढ़ी औरत ने जब मुझे गले लगाया तो मुझे भी कुछ उम्मीद हुई। वो बूढ़ी औरत एक बहुत बड़ी कोठी में रहती थी। मेरे अलावा 2 लड़कियां और थी वहाँ पर, वो भी मेरी तरह ही बेबस थीं। बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम खालदा की बेटी हो ना, जिसको तुम्हारे बाप ने मेरी बेटी की वजह से तलाक दे दी थी और मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया था। मुझे सर छुपाने के लिए छत तो मिली थी मगर आबरू नहीं। ये बूढ़ी औरत लड़कियों की आबरू बेचकर अपना गुजारा करती थी। उस बाज़ार में रहने वाली औरत को बुरा कहने वालों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस बाज़ार में औरत को पहुँचाने वाला कौन है? कौन है इसका ज़िम्मेदार?